हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीएस स्टडी सेंटर में। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यथार्थवादी एवं नव यथार्थवादी उपागम, रियलिस्टिक एंड न्यू रियलिस्टिक अप्रोचेस। तो यथार्थवादी उपागम जो है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण विषय है। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानने के लिए अनेक उपागमों का प्रयोग किया जाता है, परंतु यथार्थवादी उपागम इनमें सबसे प्रमुख स्थान पे है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में हमें यथार्थवाद की झलक देखने को मिलती है, परंतु इसका जो पुनरुत्थान हुआ यानी तेज़ी से जो विकास हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ऐसे अनेक से काफ़ी कारण थे जिन्होंने यथार्थवाद को जन्म दिया, जैसे मुसोलिनी और हिटलर के उदय और उनकी जो विस्तारवादी नीति और आक्रामक नीतियाँ थी, युद्ध और शक्तियों की जो आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया, उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानने के लिए विद्वानों ने यथार्थवाद उपागम को महत्वपूर्ण कुंजी मानी। दोस्तों, जॉन कैनन और नेबुर जैसे अनेक विद्वान थे जिन्होंने यथार्थवाद के विकास में अपना योगदान दिया, परंतु मॉर्गेंतो को यथार्थवाद का जनक माना जाता है। मॉर्गेंतो ही थे जिन्होंने यथार्थवाद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहली बार परिभाषित किया। मॉर्गेंतो केवल यथार्थवाद के लेखक ही नहीं थे, बल्कि पहले सिद्धांतकार थे जिन्होंने इसे वैज्ञानिक ढांचे में विकसित किया था। दोस्तों, यथार्थवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी न किसी रूप में वैमनस्य संघर्ष जो है शुरू से ही मौजूद रहा है। यथार्थवाद कहता है कि हर काल में, हर देश में जो संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष जो है वो हमेशा ही मौजूद रहा है। इसी प्रकार दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद जो है मुख्यतः संघर्ष और जो शक्ति है इसके बारे में बात करता है। ठीक है दोस्तों, और यथार्थवाद को दूसरे शब्दों में अगर दोस्तों यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि यथार्थवाद विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शाश्वत तत्व के रूप में देखता है। और जो कूटनीति है, तो कूटनीति को भी इसी प्रकार से, कूटनीति की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इन अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और शक्ति को किस प्रकार से कम करे या फिर उसकी सफलता हासिल करे, इन संघर्षों को कम करे। दोस्तों, यथार्थवाद जो है, यथार्थवाद एक विचारों का समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों के निहितार्थों को अपनी चिंतन सामग्री मानता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति की जो एक, अगर हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति का जो विश्वास है, वो व्यक्ति का विश्वास क्या होता है कि अन्य व्यक्ति हमेशा उसे नष्ट करेगा, और उसको वो नष्ट करने के लिए क्या करता है कि अपनी सुरक्षा के खातिर वो दूसरे को यानी सामने वाले को नष्ट करने का प्रयास करता है। इस प्रकार जो यथार्थवादी दृष्टिकोण का बुनियादी मान्यता यह है कि राष्ट्रों के बीच विरोध और संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं। यानी यथार्थवाद विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आकस्मिक घटना के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है दोस्तों, ये मुख्यतः सिर्फ दो ही इशू पर बात करता है, संघर्ष और शक्ति के बारे में। यथार्थवाद कहता है कि जो राष्ट्रीय है या राज्य है, उसका सबसे प्रथम उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित, और वो राष्ट्रीय हित के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और जब वो शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है तो इससे क्या होता है कि दो राष्ट्रों या अनेक राष्ट्रों में एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यहाँ बात ये भी आती है कि क्या यथार्थवाद एक थे या अनेक थे। तो हम बात कर लेते हैं कि यथार्थवाद एक था या अनेक। तो दोस्तों, विद्वानों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानने के लिए यथार्थवाद उपागम को प्रयोग किया, परंतु यहाँ यथार्थवाद में भी विद्वानों के बीच मतभेद रहा है। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः तौर पर यथार्थवाद को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है यथार्थवाद या फिर प्राचीन या परंपरागत यथार्थवाद, और दूसरा समकालीन या आधुनिक यथार्थवाद। यदि हम बात करें प्राचीन या परंपरागत यथार्थवाद की, तो ये यथार्थवाद मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में आवश्यक तौर पर शक्ति संघर्ष का रूप अपना लेती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण परंपरागत यथार्थवाद में कहता है कि जो शक्ति और संघर्ष है, यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य उद्देश्य है, केंद्र बिंदु यही है। इसलिए दोस्तों, यथार्थवादी दृष्टिकोण को शक्ति दृष्टिकोण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें यथार्थवादी उपागम को विस्तृत करने का सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो था मॉर्गेंतो का। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के काल में जो
विश्व में परिस्थितियां उत्पन्न हुई या घटित हुई, उसके बाद विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानने के लिए यथार्थवाद उपागम का सहारा लिया और उसका प्रयोग करने लगे। दोस्तों, हंस जे मोरगेंतो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल अमंग नेशन में यथार्थवाद दृष्टिकोण को एक विशिष्ट रूप प्रदान किया। पॉलिटिकल अमंग नेशन में उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसका निर्माण सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ, और उन्होंने कहा कि इस यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव स्वभाव में निहित अंतर्विरोधों के कारण शुद्ध नैतिक मान्यताओं पर विश्व समाज का संचालन पूर्णतः असंभव है। दोस्तों, मोरगेंतो कहते हैं कि जो विश्व का संचालन है वो नैतिक मूल्यों पे नहीं चल सकता, क्योंकि प्रारंभ से ही देखा गया है कि एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए सदैव दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने की चेष्टा रखता है, जिसके कारण से सेम राज्य और राष्ट्रीय में भी यही चीज देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय अपनी राज्य शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है, और जिससे अन्य राष्ट्रों के साथ उसका संघर्ष या वैमनस्य जो है उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, मोरगेंतो ने अपने मॉडल में शक्ति पर मुख्य रूप से बल दिया है। उनकी मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मूल आधार है वो शक्ति है, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के आधार पर ही परिभाषित किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें जाना मोरगेंतो के विचार के बारे में और जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कहता है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण दोस्तों मुख्यतः दो ही चीज़ों पे बात करता है, संघर्ष और शक्ति के ऊपर। ठीक है, उन्होंने बताया कि कैसे एक राष्ट्र का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो अपनी शक्ति को बनाए रखना होता है। सबसे पहले किसी राष्ट्र के लिए अगर कोई चीज़ है तो उसकी है राष्ट्रीय हित या फिर राष्ट्रीय शक्ति। तो राष्ट्रीय हित के लिए जो भी वो प्रयास करता है, जो भी नीतियाँ अपनाता है, वो उसके लिए वो शक्तियाँ प्राप्त करता है, जिससे क्या होता है कि अन्य राष्ट्रों के साथ उसका विवाद जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नव यथार्थवाद की, तो दोस्तों हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब आया तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो विश्व में काफ़ी संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन हुए, और 20वीं सदी में जो और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें परिवर्तन देखने को मिले जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई, और हमने यथार्थवाद में जाना कि दो राष्ट्रों के बीच हमेशा संघर्ष और शक्ति का स्वरूप देखने को मिला। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद या शीत युद्ध के समय हुआ क्या कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका और रूस ने धीरे धीरे अपने आप को मैत्रीपूर्ण संबंध में लाने के प्रयास शुरू कर दिए। ठीक है, और यूरोप तथा दुनिया के अन्य भागों में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले। अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ जिन्होंने शस्त्र नियंत्रण का प्रयास किया, शस्त्रों की बढ़ती होड़ को कम किया। ये ऐसे अनेक कारण थे जिन्होंने समकालीन यथार्थवाद या फिर नव यथार्थवाद को जन्म दिया। नव यथार्थवाद जो है दोस्तों, या फिर जो समकालीन यथार्थवाद है, अगर हम बात करें तो इसका जो है इसका उद्भव के लिए जो है क्विंसी राइट और स्प्राउड आदि अन्य जो विचारक थे इनका योगदान था, परंतु जो इसमें कैथरीन वोल्टेज थे इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है नव यथार्थवाद या समकालीन यथार्थवाद के उदय में। तो दोस्तों, कैथरीन वोल्टेज कहते हैं कि सभी राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तथा सभी को ऐसा करना भी चाहिए। एक राष्ट्र हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना तथा सुरक्षित रखना चाहता है और वह उसे ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों, क्विंसी राइट जो थे, जो कैथनिक वोल्टेज जो थे, वो कहते हैं कि एक राष्ट्र जो है या राज्य है वो सबसे पहले क्या चाहता है कि अपनी शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और जो राष्ट्रीय हित के लिए दोस्तों कैथनिक वोल्टेज कहते हैं कि अपनी राष्ट्रीय हित को बनाए रखने के लिए ऐसा आवश्यक भी है। परंतु यहाँ पे दोस्तों एक मतभेद देखने को मिलता है कि जब धीरे धीरे वर्ल्ड में परिवर्तन होना शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद या शीत युद्ध के बाद, ऐसे अनेक कारण थे जैसे कि रूस और अमेरिका के मैत्रीपूर्ण संबंध आगे बढ़ने लगे, और जो विश्व जो है दोस्तों विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण तथा अनेक संस्थाओं के इस्टेब्लिश होने के बाद निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया और जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद विश्व नागरिकता बना दोस्तों। ठीक है, और वर्ल्ड जो है एक छोटे से गांव के रूप में प्रतीत होने लगा। तो ऐसे अनेक कारण थे जिन्होंने समकालीन या फिर नव यथार्थवाद को जन्म दिया, और इन्होंने बताया कि विश्व में केवल शक्ति और संघर्ष ही नहीं है बल्कि आपस में यदि एक राष्ट्र को अपना विकास करना है या फिर अपनी यथास्थिति बनाए रखनी है तो उसके लिए उसे शक्ति और संघर्ष के अलावा सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी।
दोस्तों यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी राइटर्स हुए जिन्होंने समकालीन या आधुनिक यथार्थवाद को पूरी तरीके से नहीं माना, जैसे कि रॉबर्ट गिलिपन, स्टैनली हॉफमैन तथा जोजेफ ग्रीचो। ये ऐसे एक समूह था इन विद्वानों का जिन्होंने समकालीन यथार्थवाद को पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना, क्योंकि उनके अनुसार राष्ट्रों का एकमात्र उद्देश्य असीमित लाभ प्राप्त करना होता है तथा सभी राष्ट्र असीमित तथा सापेक्ष लाभ दोनों में रुचि रखते हैं। इन विद्वानों ने कहा कि नव यथार्थवाद ये समझता है कि जो नव यथार्थवाद में हमने पहले जाना कि इसमें संबंध बनाने के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध और सहयोग की भी भावना की बात की गई, परंतु ये जो विद्वान थे इन्होंने क्या कहा कि एक राष्ट्र के बीच हमेशा उसकी प्राथमिकता होती है वह शक्ति प्राप्त करना ही होती है, इसलिए नव यथार्थवाद का ये विचार गलत है। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य विद्वान हुए जिन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नव यथार्थवाद या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में केवल शक्ति के द्वारा ही आत्मनिर्भर नहीं रह सकते, युद्ध एक साधन नहीं है। उन्होंने दोनों की बात की कि अपनी यथास्थिति बनाए रखने के लिए सभी राष्ट्रों को अपनी शक्ति बनाए रखनी चाहिए, साथ ही साथ उन्होंने सहयोग की भी बात की। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाएं क्या थी। यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के अध्ययन से इतना तो हमें पता चल ही गया कि महत्वपूर्ण जो इसके उद्देश्य थे वो राष्ट्रीय हित, शक्ति थे। तो यथार्थवाद की जो प्रमुख अवधारणाएं थी उसमें सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि राष्ट्रीय हित। तो प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय हित ही सबकी राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है और राष्ट्रीय हित को ही बनाए रखना सभी राष्ट्र का प्रथम उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थ आज जितना सत्य है उतना भी उस समय भी यह सत्य था। हर काल में सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय हित को बनाए रखना चाहते थे। इसमें मॉर्गेंतो ने भी कहा कि राष्ट्रीय हित को शक्ति कहकर पुकारा। मॉर्गेंतो ने दोस्तों राष्ट्रीय हित को शक्ति कहकर पुकारा और मॉर्गेंतो कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का जो पहला उद्देश्य है वो अपने राष्ट्र के हित करना है और राष्ट्रीय हित के लिए प्रत्येक राष्ट्र को शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उन्होंने शक्ति का ही केंद्र बिंदु माना। शक्ति को वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु कहते हैं। तो इसमें प्रथम पॉइंट निकल के आता है दोस्तों कि राष्ट्रीय हित। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय शक्ति। तो राष्ट्रीय हित के लिए राष्ट्रीय शक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, अपनी राष्ट्रीय हित को बनाए रखने के लिए शक्ति अत्यधिक आवश्यक है। और दोस्तों दूसरे मनुष्य के ऊपर भी प्रभाव जमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। मॉर्गेंतो कहते हैं कि शक्ति ही वह वस्तु है जिससे मनुष्य दूसरे पर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। मॉर्गेंतो का मत है कि जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनके बीच शक्ति से एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ शक्ति भी जो है राष्ट्रीय हित के लिए शक्ति एक महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रत्येक राष्ट्र का पहला ये कर्तव्य बनता है कि अपनी राष्ट्र को सुरक्षित रखे। ठीक है, और सुरक्षा का अर्थ उन मूल्यों की किसी प्रकार से रक्षा करना है जो पहले से अर्जित की गई हो। एक राष्ट्र के द्वारा वो मूल्य जो उसने पहले से अर्जित की गई हो उन मूल्यों की रक्षा करना राष्ट्र का प्रथम दायित्व है। अस्तित्व की रक्षा करना भी उसका प्रथम दायित्व है, क्योंकि अस्तित्व रक्षा के बिना कोई देश किसी भी दिशा में उन्नति नहीं कर सकता। तो इसमें 3 पॉइंट मुख्य थे: राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित। इस चैप्टर में हमने यथार्थवाद क्या है, नव यथार्थवाद क्या है और उसकी अवधारणाओं को जाना। इसके अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यथार्थवादी उपागम के सिद्धांत क्या थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।